नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो कलाम एकेडमी का मान्य टेस्ट 8 देख रहे थे अपन, और अपनी जो है तीसरी क्लास है। और इसमें जो है आपके सबसे पहले तो नदियां, जो भारत की नदियां हैं, भारत का अपवाद अंतर है, वो जो है क्लियर होगा। उसके बाद में जो है आपके राजस्थान विधानसभा के क्वेश्चन आएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है। तो देखो, देवप्रयाग में जो नदियों का संगम होता है वो आपके ऑप्शन नंबर 1 भागीरथी तथा अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है, और उसके बाद में ये नदी कहलाती है गंगा नदी। ठीक है, फिर आता है मंदाकिनी तथा अलकनंदा का संगम। तो मंदाकिनी और जो अलकनंदा है इनका संगम होता है आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है, कहां पर होता है? रुद्रप्रयाग में। तीसरी जो आपकी आती है वह नंदाकिनी और अलकनंदा, और नंदाकिनी और अलकनंदा का जो है संगम होता है नंद प्रयाग में। ठीक है, कहां पर है? नंद प्रयाग में। ठीक है, फिर आती है धौली गंगा और अलकनंदा। धौली गंगा और अलकनंदा का जो आपका संगम होता है वो होता है विष्णु प्रयाग में। कहां पर? विष्णु प्रयाग में। अब एक बच जाता है कर्ण प्रयाग। क्या बच जाता है? कर्ण प्रयाग। और कर्ण प्रयाग में जो आपका होता है पिंडार नदी है, जिसको पिंडार गंगा भी कहते हैं। सही से लिख देता हूं, पिंडार गंगा या फिर पिंडार नदी का इसका संबंध होता है आपका अलकनंदा से। ठीक है, अलकनंदा से। तो ये आपको जो है पांच आपको प्रयाग है वो ध्यान रखने हैं। कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और ये देव प्रयाग। ठीक है, देव प्रयाग में होता है भागीरथी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्र प्रयाग में, नंदाकिनी और अलकनंदा नंद प्रयाग में, धौली गंगा और अलकनंदा विष्णु प्रयाग में, और पिंडार गंगा और अलकनंदा जो है आपकी कर्ण प्रयाग में मिलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से केरल राज्य की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। केरल राज्य की पूछी है सबसे बड़ी नदी, तो ध्यान रखना इसका उत्तर होगा आपका पोनानी नदी। कौन सी? पोनानी नदी जो है केरल राज्य की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कई जो है पेरियार में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन पेरियार इसका उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर जो होगा वो आपका पोनानी नदी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48वां क्वेश्चन जो बोल रहा है आपको कि असुमेलित युग्म की पहचान करनी है आपको। इधर नदियां दी हुई है और इधर क्या दी हुई है? सहायक नदियां। ठीक है, ये देखो कलाम एकेडमी की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, और आप जो है कलाम का मटेरियल पढ़ोगे टीचिंग एग्जाम में उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। तो सबसे पहले नदियां देखो, कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है इसकी सहायक नदी अमरावती है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर अब ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की कोयना नदी सहायक नदी नहीं है, और असुमेलित पूछा था तो ऑप्शन नंबर 2 इसका असुमेलित हो गया। जो कोयना नदी है ना, ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां आप ध्यान रख सकते हो। ब्रह्मपुत्र की एक तो है सुबनसिरी। ठीक है, सुबनसिरी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अलावा जो धनसिरी है, क्या है? धनसिरी। इसके अलावा जो है आपकी दिबांग। ठीक है, एक लोहित नदी भी है, और इसके अलावा एक जो फेमस है तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी के किनारे बंगाल का जो एक जलपाईगुड़ी जो शहर है वो जो है बसा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा गंगा की सहायक नदी महानंदा है, तो बिल्कुल सही है। और दामोदर की है बराकर नदी। ठीक है, तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। दामोदर नदी का ध्यान रखना, जो कोयला क्षेत्र है ना, कोयला भ्रंश घाटियां पाई जाती है यहाँ पर। दामोदर नदी का जो है ना, वहां पर कोयला भ्रंश घाटियां सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ध्यान रखना, उत्तर सुमेलित पूछा था तो ऑप्शन 2 कोयना नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन बोल रहा है आपका सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो देखो, सिंधु नदी है वो 5 नदियां इसकी जो मुख्य सहायक नदियां कहलाती है, जिसको पंचनद कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचनद। और एक मजे की बात यह है कि पंचनद में सिंधु खुद नहीं होती है। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद का भाग नहीं है, तो सिंधु नदी नहीं है। कौन कौन सी नदियां पंचनद में आती है? तो एक तो आती है सतलज। ठीक है, रावी जो ये नाम लिखे हुए है ना, रावी। फिर आती है आपकी चिनाब, और फिर आती है आपकी झेलम। ये 4 तो हो गई, और 5वीं होगी पंचनद में, वो होगी व्यास नदी। ठीक है, कौन सी नदी? व्यास नदी। तो पंचनद के भाग कौन कौन है? सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि पंचनद का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, कौन सी नदी नहीं है। तो सिंधु नदी खुद पंचनद का भाग नहीं है, और सिंधु की सबसे जो लंबी सहायक नदी है वो है आपकी चिनाब नदी। कौन सी नदी है? चिनाब। और इसका जो पुराना नाम है वो है अस्किनी। कौन सी नदी? अस्किनी। ठीक है,
रावी का पुराना नाम क्या है? रावी का पुराना नाम आपका क्या है? तो रावी का पुराना नाम है आपका पुरुषेणी। ठीक है। और झेलम का ध्यान रखना आप, झेलम नदी जो है इसके बारे में भी ध्यान रखना। झेलम जो नदी है इसका पुराना नाम क्या है? झेलम नदी का पुराना नाम है आपका वित्सता। ठीक है, क्या है? वित्सता। और जो वुल्लर झील है वो कहां पर है? वो इसी जो झेलम नदी के किनारे है, श्रीनगर भी इसी के नदी के किनारे है। तो चिनाब नदी है वो जो है सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और पंच नदी की नदियां भी ध्यान आपको रखनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 बोल रहा है अधोलिखित में से गंगा नदी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करो। सबसे पहले, गंगा नदी अपवाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है जो देश के लगभग 25% क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो ये बात जो है ना आपकी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, गंगा नदी जो अपवाह तंत्र है वो भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, वैसे तो सिंधु का बहुत बड़ा है लेकिन उसका पाकिस्तान में चला जाता है वो। ठीक है, पाकिस्तान में जाने के कारण जो भारत में नहीं है वो। ठीक, तो ये ध्यान रखना। फिर टोंस, सोन तथा यमुना नदी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, तो गलत बात है। ये सारी नदियां आपकी मिलती है दाईं ओर से। कहां से? दाईं ओर से। फिर बाईं ओर से कौन मिलती है? तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां जो मुख्य नदियां हैं जिनके नाम आपको पता भी होनी चाहिए, बाईं ओर से मिलती है आपके रामगंगा। कौन सी? रामगंगा, गोमती, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और लास्ट में, सबसे लास्ट में मिलने वाली नदी भी महानंदा बाईं ओर से। बाईं ओर से सबसे लास्ट में कौन मिलती है? महानंदा। ठीक है, बाकी ये टोंस, सोन और यमुना ये दाईं ओर से मिलती है। बाईं ओर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा मिलती है। ठीक है, अब जो है आपको अगला है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है कि जो बांग्लादेश है वहां पर जो है गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो बिल्कुल सही, हरिद्वार से पहले ये पहाड़ी क्षेत्र में बहती है और हरिद्वार के बाद में जो है ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। तो असत्य पूछा था तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो गया? असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 51वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इस तरफ तो है नदी दी हुई है, इस तरफ उद्गम स्थल दिया हुआ है और असंगत बताना है आपको। क्या बताना है? असंगत बताना है। सबसे पहले रामगंगा, रामगंगा आपका दूधा तोली पहाड़ी से निकलती है, तो बिल्कुल सही है। फिर महानंदा जो गंगा की सहायक नदियां है, ठीक है, चारों की चारों। महानंदा जो है ना ये आपकी निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ियां जो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। सही है, ठीक है। फिर आती है गोमती। गोमती जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से नहीं निकलती। गोमती जो नदी निकलती है आपकी गोमत ताल, गोमत ताल, या फिर इसको कहते हैं फुलहर झील। यहां पर फुलहर झील, और ये कहां पर है आपकी? ये आपकी उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो गोमत ताल या फुलहर झील जो उत्तर प्रदेश में, वहां से गोमती नदी निकलती है। और अमरकंटक की पहाड़ियां से जो है 3 मुख्य नदियां निकलती है, जिसमें एक तो है नर्मदा, ठीक है, दूसरी है सोन नदी जो गंगा के सहायक है, एक नाम और ध्यान रखना, जोहिला नदी। कौन सी नदी? जोहिला नदी। ये सारी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, तो ये गलत हो गया। फिर घाघरा नदी, घाघरा माचपा चुंग हिमनद तिब्बत के पठार से, तो बिल्कुल सही है। तो पूछा था असंगत, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गोमती नदी गोमताल या फुलर झील उत्तर प्रदेश से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियां जो है मध्य प्रदेश में, वहां से निकलने वाली मुख्य नदियां हैं नर्मदा, सोन और जोहिला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? सबसे पहले बात करते हैं द्रोणी क्या होती है। द्रोणी वो होती है जहां से नदी क्या होती है? शुरू होती है। नदी क्या होती है? शुरू होती है, मतलब जहां से बर्फ पिघलना शुरू होती है। वो एरिया सबसे बड़ा एरिया कौन सा किसका है? तो ध्यान रखना उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 गंगा नदी का। ठीक है, गंगा नदी की द्रोणी, द्रोणी का मतलब जहां से नदी शुरू होती है, जहां से जो है रिस रिस कर पानी आता है, बर्फ से जो है पानी बनता है, वो द्रोणी कहलाती है। और भारत में सबसे बड़ी द्रोणी गंगा नदी की है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। ऊपर मैं बात कर चुका था जब हम जो सहायक नदियां देखी थी कि जलपाईगुड़ी जो पश्चिम बंगाल में नगर किस नदी के किनारे है, तो ऊपर अपन बात कर चुके थे। ठीक है, तो ये जो है आपका तीस्ता नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? तीस्ता नदी के किनारे। तो ये आपको ध्यान रखना है। दामोदर नदी, दामोदर नदी जो है इसको क्या कहते हैं? दामोदर नदी, दामोदर नदी के बारे में एक बात ध्यान रखना, इसको कहते हैं बंगाल का शोक। क्या कहते हैं? बंगाल का शोक। बिहार का शोक कौन सा है? कोसी नदी। और बंगाल का शोक कौन सी है?
दामोदर नदी जो है उसको क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तो तीस्ता नदी के किनारे जलपाईगुड़ी जो है नगर बसा हुआ है। फिर है क्वेश्चन नंबर 54, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, जलप्रपात मतलब झरना, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम। ठीक है, कौन सा है, शिव समुद्रम। और शिव समुद्रम जलप्रपात है ये आपका, ये कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर, कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर, और 98 मीटर ऊंचा है ये, और कर्नाटक राज्य में है। कौन से में, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जो है ये नर्मदा नदी पर है, और कहां पर है ये, एमपी में। ठीक है, होगेन काल जो है आपका ये कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर, कावेरी नदी पर, और तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर है, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर है। फिर आता है चित्रकूट या चित्रकोट, चित्रकूट जो है आपका ये आपका है इंद्रावती नदी पर। कौन सी नदी पर, इंद्रावती नदी पर, और कहां पर है ये, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और भारत का सबसे जो है ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको ध्यान रखना है, कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा, कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और ये वराही नदी पर है। कौन सी नदी पर, वराही नदी पर, और यही आपका कहां पर है, कर्नाटक में। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो गया। तो शिव समुद्रम जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, 55वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि कृष्णा नदी के जो है संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और इसकी जो है सत्य कथन की पहचान करें। सबसे पहला, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट से निकलती है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कोयना नदी अभी बात करके आए थे ना, इसकी सहायक नदी है एक कोयना, मुख्य सहायक नदी है वह कोयना। फिर यह नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा के पठार में विभक्त करती है, तो बिल्कुल प्रायद्वीपीय पठार जो है ना उसको दो भागों में बांटती है, उसका उत्तरी भाग तेलंगाना का पठार, और जो निचला जो आंध्र प्रदेश की तरफ है उसको रायलसीमा का पठार कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर अब पूर्णा और वर्धा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो बिल्कुल गलत है। कोयना इसकी सहायक नदी है, और पूर्णा और वर्धा जो है ना ये किसकी सहायक नदी है, तो देखो पूर्णा और वर्धा आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कौन सी की, गोदावरी की। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। तो केवल और एक और दो सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, 56वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। सबसे पहले, हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र नवीन है, तो बिल्कुल गलत है। हिमालय जो संरचना है ना वो प्रायद्वीप से पुरानी है। ठीक है, सॉरी, हिमालय जो है वो प्रायद्वीप से नया है, प्रायद्वीपीय जो संरचना है वो बहुत पुरानी संरचना है। ठीक है, हिमालय तो बाद में बना था, तो हिमालय खुद नवीन है, तो प्रायद्वीप नवीन, नदी तंत्र भी क्या होगा, नवीन। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र नवीन नहीं है, हिमालय नदी तंत्र नवीन है। फिर ताम्रपर्णी नदी भारत की दक्षिणतम नदी है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर गंगा में सर्वाधिक अवसाद डालने वाली नदी कोसी है, तो बिल्कुल सही। और कोसी अपन बात कर चुके, क्या है, बिहार का शोक, बिहार राज्य का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को। तो ऑप्शन जो है इसका कौन सा सही हो जाएगा, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, 57 क्वेश्चन बोल रहा है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र की निम्न नदियों में दक्षिण से उत्तर व्यवस्थित क्रम पहचान करें। सबसे दक्षिण और जो है उत्तर, तो इसका जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो पेरियर नदी है वो आपकी केरल में है। ठीक है, पोनानी नदी भी केरल में है। ठीक है, लेकिन ऊपर की साइड है ये। ठीक है, केरल में जो है उत्तर दिशा की साइड है। जुआरी नदी ये आपकी गोवा से शुरू होती है। ठीक है, और मांडवी नदी ये महाराष्ट्र से शुरू होती है, फिर गोवा और जो कर्नाटक तक जाती है। तो इन सभी राज्यों में सबसे उत्तर में कौन है, तो महाराष्ट्र। उससे थोड़ा सा दक्षिण में कौन है, गोवा। तो उत्तर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, नदियां दक्षिण भारत की जो है थोड़ी सी अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 58, सबसे पहला, नर्मदा और ताप्ती नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। बिल्कुल, क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये जो है ना संकीर्ण जो है ना दरारों से बहती है, संकीर्ण दरारों से बहती है। मतलब संकीर्ण जो है पहाड़ी है उनके बीच से बहती है, इसलिए जो यहाँ पर जलोढ़ मृदा और डेल्टा निक्षेप की बहुत कमी पाई जाती है। खुले मैदानों में जो नदियां बहती है ना, ठीक है, या प्रायद्वीप पर बहती है, उनमें तो क्या होता है, जलोढ़ मृदा और जो निक्षेप होते हैं ना, डेल्टा वगैरह ज्यादा बनते हैं। लेकिन ये संकीर्ण दरारों से होकर बहती है, भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। कहां से, भ्रंश घाटियों से। इसलिए जो है यहाँ पर जो है ये डेल्टा और निक्षेप में कमी पाई जाती है। ठीक है, फिर नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटियों में बहती हुई अपरद पदार्थ मूल दरारों को भर रही है। तो बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि भ्रंश घाटियों से बहेगी तो जो है आपके जो है
डेल्टा और जलोढ़ मृदा की जो है, जलोढ़ जो मृदा होती है, डेल्टा होते हैं, वो कम पाए जाएंगे। तो दोनों ही इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4। ए और आर दोनों सत्य है और ए आर आर ए का सही स्पष्टीकरण देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59वां क्वेश्चन देखो। अब राजस्थान विधानसभा जो है, विधानमंडल स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला है, विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 1/3 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो गलत है। कैसे गलत है? 5/6 तो क्या होते हैं? निर्वाचित। ठीक है, 5/6 तो क्या होते हैं? निर्वाचित, और 1/6 होते हैं मनोनीत। 1/6 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। तो ये आपको ध्यान है रखना है। फिर है, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली से किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से, मतलब कुल मिला के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ना, विधानसभा विधायक होते हैं, वही क्या करते हैं? इनका चयन करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही है, 1 गलत है। तो ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? 2 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, ये एक यूनिक क्वेश्चन है, तो देखो इसको अच्छे से। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम कितने भाग के समर्थन से लाया जा सकता है? मतलब जो मंत्री परिषद है उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव जो है कितने जो है कम से कम सदस्यों के समर्थन से लाया जा सकता है? तो ज्यादातर इसका उत्तर 2 नंबर मानेंगे, लेकिन जो इसका उत्तर है वो है 5वें भाग, यानी कि 1/5 भाग जो है वो अगर सदस्य जो है सहमत हैं तो आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। अब देखो सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किस मुख्यमंत्री के विरुद्ध आए, तो वो भी ध्यान रखना, वो आए आपके मोहनलाल सुखाड़िया के। किसके? मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये भी आपको ध्यान है रखना है। अगला क्वेश्चन, तो 1/5 इसका सही उत्तर होगा, 1/10 नहीं होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 61वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले, विधानसभा अध्यक्ष की निर्वाचन तिथि का निर्धारण राज्यपाल करता है। तो बिल्कुल सही है। मतलब विधानसभा जो अध्यक्ष होता है ना, उसकी निर्वाचन तिथि कब वो निर्वाचित होगा, इसका निर्धारण राज्यपाल करता है। फिर है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देता है? बिल्कुल नहीं। विधानसभा अध्यक्ष अपना जो है त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, फिर है, विधानसभा अध्यक्ष नई विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक पद पर बना रहता है। तो बिल्कुल सही है। कोई भी अगर विधानसभा अध्यक्ष है तो वो जो क्या करेगा, अगली जब चुनाव होंगे उसके बाद में जो विधानसभा होगी ना, उसकी पहली बैठक तक, जब तक जो है वहां पर जो है नए सदस्य को जो है आपका प्रोटेम स्पीकर जो नियुक्त नहीं कर दिया जाए, तब तक जो है वो पद पर बना रहता है। तो 1 और 3 सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो गया इसका 61वें में तीसरा। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि वर्तमान में जो है कौन है? वासुदेव देवनानी जो है स्पीकर है। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान विधानसभा का ऐसा कौन सा अध्यक्ष है जो राजस्थान का मुख्यमंत्री भी रहा है? मतलब जो है विधानसभा का अध्यक्ष और जो है राजस्थान का मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर 4 हीरालाल देवपुरा। और सबसे कम मुख्यमंत्री रहने वाले भी यही हैं। सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का था एज ए मुख्यमंत्री, ना कि विधानसभा अध्यक्ष। सबसे कम कार्यकाल किसके तौर पर? मुख्यमंत्री के तौर पर। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे कम कार्यकाल किसका था? हीरालाल देवपुरा का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है, विधायकों की दल बैठक संबंधी योग्यता के विवाद का अंतिम निर्णय पीठासीन अधिकारी करता है। तो बिल्कुल, दल बैठक संबंधी जो है विधायकों के दल बैठक संबंधी योग्यता का, यहाँ दल बदल है, दल बैठक नहीं है, तो ये गलत लिखा हुआ है शायद। ठीक है, दल बदल है। ठीक है, विधायकों की दल बदल संबंधी योग्यताओं के विवाद का अंतिम निर्णय कौन करता है? पीठासीन अधिकारी, मतलब जो अध्यक्ष होता है वही करता है। ठीक है, पीठासीन अधिकारी के दल बदल संबंधी विवाद के अंतिम निर्णय को न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि जो एमपी में ना 1-2 साल पहले जो मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उन्होंने कुछ विधायकों के साथ जो है दल बदल किया था, तो उन पर जो है वो मामला कोर्ट में भी गया था। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है इसमें किया जा सकता है। तो पहला तो सही है। अंतिम निर्णय कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी यानी कि अध्यक्ष करेगा, लेकिन उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो केवल 1 इसमें सही है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? धन विधेयक के बारे में।
धन विधेयक के बारे में क्वेश्चन है कि धन विधेयक के बारे में संदर्भ जो है केवल विधानसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो गलत है। धन विधेयक जो है विधानसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। सबसे पहले यहाँ केवल विधानसभा में लाया जा सकता है, ये बात सही है। पुनः स्थापित मतलब वापस नहीं लाया जा सकता। एक बार विधानसभा से जो है पारित हो गया, उसके बाद जो है विधान परिषद उसको मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। अगर विधान परिषद है किसी जो है राज्य में, उसके बाद उसको स्वतः पारित मान लिया जाएगा और राज्यपाल जो है इसको राष्ट्रपति के पास भेज सकता है विचार के लिए, लेकिन इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, स्वीकृत भी कर सकता है, लेकिन वापस नहीं लौटा सकता। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अनुच्छेद 199(3) के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका डिसाइड कौन करेगा? उसको विधानसभा का अध्यक्ष। लेकिन इसके लिए जो पूर्व अनुमति किसकी होती है? पूर्व अनुमति जो है राज्यपाल की होती है, ये ध्यान रखना। पूर्व अनुमति किसकी होती है? राज्यपाल की होती है। ठीक है, तो अनुच्छेद उस राज्य जो है ना, धन विधेयक डिसाइड कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन अनुमति किसकी होगी? राज्यपाल की। फिर है विधानसभा धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद द्वारा दी गई सिफारिशों को मानने हेतु बाध्य है, तो बिल्कुल नहीं है। अभी बात कर चुका कि विधान परिषद जो है 14 दिन तक जो है रोक सकती है धन विधेयक को, उसके बाद उसको स्वतः पारित मान लिया जाता है। तो विधानसभा की सिफारिश जो है, जो विधान परिषद की सिफारिश मानना विधानसभा के लिए अनिवार्य नहीं है। विधान परिषद 14 दिन से ज्यादा रोक ही नहीं सकती। तो केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर सांसदों और विधायकों के लिए दल बदल संबंधी अयोग्यता का निर्धारण किया गया? तो देखो, दल बदल से संबंधित 2 जो है आपके संशोधन हुए थे। पहला तो हुआ था 52वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये? 1985 में। और उसके बाद में जो एक संविधान संशोधन जो इसके लिए हुआ था, वो था 91वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 2003 में। इसमें क्या किया गया था? दल बदल को जो है क्या किया गया था? जो है दल बदल करते जो सदस्य और जो है ना सांसद या विधायक, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और 91वें संविधान संशोधन में यह कहा गया कि अगर 2/3 सदस्य जाते हैं ना किसी पार्टी के, 2/3 या उससे अधिक सदस्य किसी पार्टी के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, मतलब 2/3 जो है ना, 2/3 सदस्य जा सकते हैं। यह बात 91वें संविधान संशोधन 2003 में कही गई। अगला क्वेश्चन नंबर 66वां क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2023 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या। तो 2023 जो विधानसभा चुनाव थे उसमें जो है 5 राष्ट्रीय जो दल है उन्होंने जो है राजस्थान चुनाव में भाग लिए थे। कितने? 5 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन 67 बोल रहा है आपका कि राज्य विधान परिषद के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित सही समूह की पहचान करो। मतलब जो विधान परिषद में सदस्यों का मनोनयन होता है ना, उसका कुछ आधार होता है, उस आधार का सही क्रम बताना है अपने को। देखो, ऑप्शन सारे एक जैसे हैं, एक ही एक वर्ड को ऊपर नीचे लिखा गया है, लेकिन क्रम क्या है वो ध्यान रखना। सबसे पहले आता है साहित्य, फिर आता है विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, फिर समाज सेवा। साहित्य से शुरू होता है, समाज सेवा पर खत्म होता है। ध्यान रखना, ये क्रम याद रखना है। ऑप्शन सारे एक जैसे हैं, लेकिन क्रम देखो, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68वां क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी, ठीक है, भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो देखो, बीएपी को जो सीटें प्राप्त हुई वो ही आपके जो है 3। ठीक है, बीजेपी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो बीजेपी को हुई 115, इंडियन नेशनल कांग्रेस को हुई 69 सीटें प्राप्त। ठीक है, और बीएसपी को कितनी हुई? 2, और बीएपी को कितनी? 3, और आरएलपी को 1 सीट प्राप्त हुई। तो ऑप्शन इसका 2 उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? स्थगन प्रस्ताव क्या होता है कि किसी जो लोक महत्व का विषय जिस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है, उसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है और उसी पर चर्चा होती है। फिर तो इसके बारे में असत्य पूछा है, तो सबसे पहला, एक ही बैठक में एक से अधिक स्थगन प्रस्ताव नहीं लाए जा सकते। तो बिल्कुल सही है, एक ही बैठक में एक से अधिक स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, यानी कि स्थगित नहीं कर सकते स्थगन प्रस्ताव नहीं ला सकते एक से अधिक विषय पर। ठीक है, एक ही स्थगन प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ही
स्थगन प्रस्ताव से एक से अधिक विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। एक स्थगन प्रस्ताव पर एक ही विषय पर क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। फिर स्थगन प्रस्ताव हाल ही में गठित किसी विशिष्ट विषय तक ही सीमित रहना चाहिए, तो बिल्कुल है, हाल ही में गठित कोई विशिष्ट विषय होना चाहिए लोक महत्व का। फिर स्थगन प्रस्ताव द्वारा ऐसे विषय पर भी चर्चा की जा सकती है जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी है, तो ये गलत है। अगर पहले उसी सत्र में किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है तो उस पर जो है स्थगन प्रस्ताव में चर्चा नहीं की जा सकती, तो ऑप्शन 4 इसका गलत हो गया। और असत्य पूछा था तो क्या हो गया, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 70 क्या बोल रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, तो सही बात है, इंपोर्टेंट है मोस्ट, क्योंकि भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया जरूर लिखी हुई है, किसकी, महाभियोग की, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया नहीं लिखी हुई। ठीक है, फिर अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो क्या अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल विधानसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है, तो बिल्कुल नहीं, कारण बताना कोई भी आवश्यक नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव हरिदेव जोशी, नहीं, ऊपर बात कर चुके हैं, किसके खिलाफ, मोहनलाल सुकाड़िया सरकार के खिलाफ जो है सबसे अधिक जो है अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा क्या है, गलत, तो ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, 3 सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के जो 30 क्वेश्चन है वो अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहें, धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।